डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग अब मशरिक़ वस्ता की हदूद से निकलकर आलमी सलामती के लिए एक संजीदा खतरा बन चुकी है। जौहरी तनसीबात पर हमला, मिसाइल्स की बारिश और खलीज अरब के गिर्द अस्करी नकलो हरकत, ये सब कुछ एक ऐसी जंग की तस्वीर पेश कर रहा है जो किसी भी लम्हे पूरे खित्ते को निगल सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इस कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या हमें गैर जानबदार रहना होगा या किसी एक मौक़िफ़ के साथ खड़ा होना होगा? दूसरी जानब इसराइल मुसलसल अमरीका पर दबाव डाल रहा है कि वो बराह रास्त जंग में शरीक हो और ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाए। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हालिया दिनों में ईरान पर बराह रास्त अमरीकी हमले की बात की, अब कह रहे हैं कि कोई भी बड़ा फैसला आइंदा 2 हफ्तों में हो सकता है। तो क्या ये मोहलत ईरान के लिए एक आखिरी मौका है या ट्रंप वाकई किसी बड़े तसादुम से गुरेज चाहते हैं? ईरान ने तो वाजे कर दिया है कि जब तक इसराइली हमले बंद नहीं होते वो अमेरिका से किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। और इसी दौरान आज जनीवा में ईरान और यूरोपीय ताकतवर फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। सवाल यह है, क्या ये मुज़ाकरात इस जंग को रोकने में कामयाब होंगे या सिर्फ वक्त गुजारने की एक और कोशिश है? इस कशीदा आलमी माहौल में एक और बड़ी पेशरफ्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तवील और गैर मामूली मुलाकात है। दोनों के दरमियान खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी तावन और ईरान इसराइल जंग पर खुलकर बातचीत हुई, जिसके बाद ये सवाल मजीद उभर कर सामने आ रहा है कि क्या पाकिस्तान इस जंग में कोई किरदार अदा करने जा रहा है। दूसरी जानब ये सवाल भी शिद्दत से उभर रहा है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी क़यादत क्यों गैर हाजिर रही। इसी दौरान पाकिस्तान में मुआशी मैदान में भी एक नई बहस की जद में है। बजट पेश हो चुका है मगर सवालात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। क्या ये बजट वाकई गरीब दोस्त या सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है? सनत ज़राअत और रोजगार सब दबाव में है, लेकिन तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। हुकूमत दावा कर रही है कि यह मुआशी बहाली का साल होगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहते हैं। ईरान इसराइल जंग, ट्रंप और पाकिस्तान अस्करी क़यादत की मुलाकात और बजट के आफ्टर शॉक्स पर आज के डायलॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर हैं असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। सर, ऑब्वियसली आप खत्ते की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और एक्सपीरियंस सियासतदान भी हैं। ख़ास तौर पर ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देखते हैं? और हालिया जो मुलाकातें सदर ट्रंप की हुई हैं फील्ड मार्शल के साथ, आपको लगता है इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान? जी, मेरे ख्याल में ज़ाहिर एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान के लिए भी, बाकी तमाम खत्ते की तरह। और अभी तक जो पाकिस्तान ने फैसले किए, मेरे ख्याल में वो अच्छे फैसले किए, बिल्कुल दुरुस्त फैसले किए। जैसे ही हमला हुआ था उसके चंद घंटों के अंदर ही पहले वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की तरफ से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया था और उसके थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आ गया। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है अक़वाम मुत्तहिदा की, तो वो 3-4 मुल्क जिन्होंने मिल के एक इमरजेंसी सेशन कॉल किया, उसमें भी पाकिस्तान शामिल था और ईरान ने शुक्रिया भी किया पाकिस्तान का। उसके बाद फिर दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ मिलके सऊदी अरेबिया, तुर्की और दूसरे ममालिक उसके अंदर शामिल थे। फिर से एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट आई और जाहिर है उन्होंने तो ये तो नहीं बताया डोनाल्ड ट्रंप ने कि क्या एग्जैक्टली बात हुई है, लेकिन जो उन्होंने कहा उससे कुछ तज्जिया इस तरह किया जा रहा है। मैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अल जज़ीरा टीवी के, उनके मुताबिक एक वजह जो डोनाल्ड ट्रंप, जो बिल्कुल लग रहा था कि अब अमेरिका बराह रास्त हमला करने जा रहा है, उसके अंदर कुछ रुक गए हैं और दोबारा गौर खौज हो रहा है, उसकी एक वजह जो है उस तज्जिया निगार के मुताबिक जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो बातें कही डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में तो अभी तक पाकिस्तान का किरदार जो है वो बिल्कुल ठीक रहा है। सर, ये जो ईरान और इसराइल की जंग की सूरत में पाकिस्तान की मईशत, खासकर तेल और इसकी कीमतें आलमी सतह पर, ये किस तरह मुतासर हो सकती हैं और कितने वर्स्ट असरात इसके हो सकते हैं? देखिए, अभी जो है तेल की कीमतों के अंदर जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन अभी खतरनाक हद तक इजाफा उसके अंदर देखने को नहीं आया। जो पहले सतह थी वो आहिस्ता आहिस्ता तेल की कीमतों में कमी आती चली जा रही थी। तो पिछले 1-2-3 साल की निस्बत सबसे कम सतह पे आ गई थी, उससे थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है। खतरनाक वो होगा कि अगर बराह रास्त ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला हो तो ईरान के पास फिर जवाब देने के लिए, क्योंकि अमेरिका तो वो पहुंच नहीं सकते, तो उनके पास जवाब देने के लिए जो चॉइसेस होंगी, जिन चीज़ों पे वो अमल दरामद कर सकता है, उसमें एक तो ये है कि अमेरिका के जो अड्डे हैं वहाँ पर मशरिक़ वस्ता के अंदर, उसके ऊपर हमला किया जाए। और दूसरा जो जिससे सारी दुनिया पर असर पड़ सकता है
वो जो खलीज फारिस है, पर्शियन गल्फ है, वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसके ऊपर वो ब्लॉकेड करे और वहां पे मिसाइल से अगर वो ट्रैफिक रुकती है तो फिर तो आप सोचें कि अल्लाह खैर करे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया की मईशत होगा। बिल्कुल सही। अच्छा असद साहब, बजट की सर बात कर लेते हैं। आसान अल्फाज में आवाम को आप कैसे समझाएंगे ये आवाम दोस्त बजट है, या इस बजट के अंदर क्या चीज़ आपको बेहतर या वर्स्ट नज़र आ रही है, और पिछले साल की बनिस्बत आप इसको कैसे रेट करेंगे? देखिए, इस दफा जो है बजट से जरा ज्यादा उम्मीद थी। पिछली दफा बिल्कुल एक क्राइसिस सूरत हाल थी जिसके अंदर वो बजट दिया गया था, नई नई हुकूमत बनी थी। शहबाज शरीफ का तो वो भी तीसरा बजट था, लेकिन औरंगजेब नए नए वजीर खारजा आए थे, वजीर खजाना आए थे। इस दफा उम्मीद ये थी कि कोई बुनियादी इस्लाहात जो हैं वो हमें देखने के लिए नजर आएंगी। और वो बुनियादी इस्लाहात क्या हो सकती हैं? वो बुनियादी इस्लाहात जो इस वक्त एक टैक्स का निज़ाम है जिसमें मुतवसत तबके और कमज़ोर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, और वो कंपनीज, वो जो काम करने वाले कारोबारी हजरात जो टैक्स के निज़ाम के तहत काम करना चाहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ है, और उन पे बोझ कम किया जाएगा। और वो बड़े बड़े ताकतवर तबके जो हैं, बड़े जागीरदार, बड़े ताजिर, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर जो इस वक्त टैक्स नहीं देते अपने जितना उनको देना चाहिए, उनके से ज्यादा पैसा लिया जाएगा। वो बिल्कुल भी नजर नहीं आया, बल्कि इस वक्त सबसे ज्यादा दारोमदार जो बजट के अंदर है वो इस बात के ऊपर है कि पीडीएल पर, पेट्रोलियम लेवी, यानी पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है, उसमें मुसलसल हमें इजाफा नजर आया है, और अगले साल मजीद इजाफा होने जा रहा है। बल्कि अब एक नया टैक्स उसी पेट्रोलियम के ऊपर, एक नया टैक्स भी कार्बन लेवी के नाम पे लगा दिया गया। तो वो जो इंसाफ नजर आना था वो हमें नजर नहीं आया। दूसरी बड़ी चीज जो है उसी के अंदर किसान जो इंतहाई मुश्किल के अंदर, मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल में किसान कई सालों से नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि 5 बड़ी फसलें जो हैं वो मनफी हो गई। किसान के लिए हमें कुछ नजर नहीं आया कि इस मुश्किल हालात से उसको निकालने के लिए कुछ नजर आता। और दूसरी बड़ी चीज जो है, जो सिमत एक आपने तयन करना है मईशत का, एक 21वीं सदी की मईशत के ढांचे की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना है। उम्मीद ये थी कि इस बजट के अंदर उसके इब्तदाई फैसले नजर आएंगे, लेकिन कोई सिमत इसके अंदर नजर नहीं है। असद साहब, ये जो अशराफिया और बड़े सनतकारों को मराते दी जाती हैं और सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है, आपको नहीं लगता टैक्स वसूली से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि जब आप वज़ीर ख़जाना थे ऑब्वियसली चैलेंजेस तो तब भी सेम ही थे, तब भी टैक्स वसूली पर ज़्यादा जोर था। अच्छा, ये जो है जो मसला आप देख रहे हैं वो मसला कोई एक हुकूमत या एक बजट का नहीं है। ये मसला जो है वो एक देरीना मसला है, और वो देरीना मसला जो है वो फिर आप मईशत से निकल के सियासत के अंदर जाएंगे, लेकिन सियासत और मईशत जुड़ी हुई होती है। ये अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के अवाम की कितनी ताकत है पाकिस्तान के सियासी निजाम के अंदर। जिस दिन वाकई में सब सियासतदानों को भी ये नजर आ जाए कि फैसला जो है वो अवाम ने ही करना है, और अवाम का फैसला कबूल भी होगा कि किसने पाकिस्तान में हुकूमत बनानी है और किसको हुकूमत से फारिग किया जाना है, तो अब यकीन रखिए कि खुद ब खुद सारे सियासतदान, उनको अच्छा होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जो है वो फैसले करने शुरू हो जाएंगे जो अवाम की बेहतरी के लिए है। लेकिन अगर निज़ाम के अंदर अवाम जो है वो उनकी सियासी ताकत बेमानी है, और जो अशराफिया है और जो ताकतवर है उसका जोर है, तो फिर इसी किस्म की आपको बजट भी नजर आएंगे, इसी किस्म की माशी पॉलिसीज भी नजर आएंगी। तो असद साहब, जब आप लोग पार्टी छोड़ रहे थे आपने तब ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि इमरान खान साहब की असल कुव्वत जो है वो एक तो वो खुद हैं पार्टी के लिए, और दूसरा उनके सपोर्टर्स हैं। आज भी आप इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं और आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं? 100% जी। देखें, यही बात जो है वो अगर हमें समझ में आ जाए, और यही मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले कहा कि आप और मैं दोनों ये समझ रहे हैं कि तरीके इंसाफ की इस वक्त जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी चलाई जा रही है, उसके अंदर हमें वो रब्त नहीं नजर आ रहा, उस किस्म के फैसले नहीं नजर आ रहे जैसे कि उम्मीद की जाती है सबसे बड़ी पार्टी की। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ आपको कि तरीके इंसाफ सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी है। तो वजह क्या है? वो वजह ये है कि वो एक शख्स जो अडियाला में कैदी नंबर 804 बैठे हैं, अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, तो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। मैं, और जहां तक आप मेरा पूछ रही है, मैं पहले कई दफा ये अर्ज कर चुका हूं कि देखिए, मेरी अब सियासत के अंदर मैं हिस्सा नहीं लेता, लेकिन मेरी तमाम तर हमदर्दियां जो है वो तरीके इंसाफ के साथ है, इसमें कोई शक नहीं।
सर, चूंकि आप उन लोगों में शामिल रहे जिन्होंने पीटीआई को एक डेवलपमेंट फेज में भी देखा, फिर बूम में भी देखा, फिर हुकूमत में भी आप थे उनके साथ, और ऑब्वियसली आपने वो उतार चढ़ाव भी देखे। पार्टी की जो मौजूदा हालत है उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? बानी पीटीआई के उन सख्त फैसलों को, या मैनो मानो जिद जो उनकी है अगर कहा जाए, या फिर उन लोगों को जो बाहर बैठे हुए बगैर किसी सिमत के डायरेक्शनलेस फैसले करते हैं, या जिसकी समझ आवाम को नहीं आती और आपस में ही बहुत इख्तलाफात हैं? देखिए, वो तो अब सूरत हाल पैदा हो गई है ना। वो इमरान खान जो हैं उनको 22 माह हो चुके हैं जेल के अंदर, शाह महमूद कुरैशी को 22 माह हो चुके हैं जेल के अंदर। तो आपकी चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों जो हैं वो फैसला साजी के अंदर मौजूद नहीं है। बहुत सी लीडरशिप, अगर इस वक्त आप लीडरशिप देखें तहरीक इंसाफ की, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अपने क्या है हमारे दोस्त का नाम जंग वाले शेख वकास हैं। ये तीनों के तीनों जो कलीदी ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं वो तो आज से 2-2.5 साल पहले पार्टी के अंदर भी नहीं थे। तो नए लोग हैं, उनका वर्कर्स के अंदर जो है वो कनेक्शन बहुत कमजोर है। उनका कसूर नहीं है, ये तो हालात ऐसे पैदा हुए और उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। तो मैं ऐसी उनकी तनकीद नहीं कर रहा कि उनका कसूर है, लेकिन ये रियलिटी है। यहां पर पहुंचे क्यों? देखें जी, मैं 2 साल से एक ही बात कह रहा हूं, और वो ये है कि मेरे ख्याल में जिस हिकमत अमली पे अमल हम कर रहे हैं वो इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के, और क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, इसलिए पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। इस हिकमत अमली में तब्दीली की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत बड़ी तादाद, मैं कहूँगा तकरीबन तमाम जो लीडरशिप है और लोग जो हैं अहम ओहदों के ऊपर तहरीक इंसाफ की, वो जाहिर है इस बात से मेरी इत्तेफाक नहीं करते। तो अब 22 माह गुजर चुके हैं इमरान खान को जेल में बैठे हुए, तो अब मेरे ख्याल में सवाल तो बनता है कि अगर ये इतनी अच्छी हिकमत अमली है तो फिर इमरान खान 22 माह से जेल में क्यों है? और सिर्फ 22 माह से जेल में नहीं है, अगर आप किसी से भी ये पूछें कि आगे क्या हिकमत अमली है जिससे आपको खान साहब बाहर आते हुए नजर आएंगे, तो शायद आपको किसी से भी जवाब नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में, जैसे मैंने कहा, मैं तो 2 साल से वही बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। ज्यादातर लोग जो मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, तो हो सकता है मैं गलत ही हूँ। सर, आप चूंकि अभी कह भी रहे थे मौजूदा क़यादत के दरमियान अख्तलाफात, तो जो बयान अभी रिसेंटली शायद आपने भी सुना हो, 2 अहम रहनुमा पंजाब की तकसीम के हवाले से बात कर रहे हैं। फिर कई दफ़ा गड्डापुर साहब वज़ीर आला होने के नाते कह देते हैं जनाब कि हम आएंगे तो हथियार लेकर आएंगे। बजट केपी का पेश नहीं हो रहा, जिसपे वफाक शायद अब इस सिचुएशन पे पर तोल रही है कि जनाब वफाकी मौशी एमरजेंसी का बहाना करके हम सूबे में एमरजेंसी लगा सकते हैं। ये जो तमाम तर सूरत हाल है, ऑब्वियसली खान साहब की तो नज़र होगी, लेकिन आपको लगता है इसका वे आउट क्या है? किसी को बाहर भेजना पड़ेगा या किसी और क़यादत को आगे लाना पड़ेगा? किस तरह मशवरा देंगे कि आप जनाब ये तमाम मामलात को हल करें? तो इसका जो सबसे वाज़ेह आसान तरीन हल तो ये है कि तमाम सियासी पार्टीज जो हैं, और उसके अंदर पहल जो है वज़ीर आज़म को करनी चाहिए, वो साथ बैठ के पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को दोबारा एक सिमत की तरफ लेके जाएं, जिससे सारे पाकिस्तान को एतमाद हो कि अब वाकई में हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम जो है वो तसलसल के साथ आगे चलेगा और मानी खेज होगा और अवाम की जो राय जो है वो मुक़्तदर होगी। सबसे आसान तो ये है इसका हल। लेकिन अगर आप वो करने को तैयार नहीं होते तो फिर आपको मुश्किलात नजर आएंगी। अब ये बजट वाला जो सिलसिला अब खड़ा हो गया है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब जाहिर है, मुझे तो नहीं पता तहरीक इंसाफ में अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है। उम्मीद है उनकी बात इस नजर के ऊपर होगी। आइन का आर्टिकल 234 अगर आप उठा के देखें तो उसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है। जाहिर है वो चैलेंज होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और मामला आखिर में अदालत में सेट होगा। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि सुप्रीम कोर्ट भी 26वीं तरमीम के बाद का सुप्रीम कोर्ट है, और ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बहाना दे दिया जाए हुकूमत को कि वो एक किला जो बचा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, उससे भी हाथ धोना पड़े। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह आप की राय है, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, या वो ऐसी सेन वॉइसेस जो अभी किसी ना किसी तरह पीटीआई की डिसीजन मेकिंग में भी नहीं है, पीटीआई के साथ भी नहीं है, अब अगर जरताज गुल साहिबा ये कहेंगी हम जनूबी पंजाब की तहरीक चलाना शुरू कर रहे हैं, हालांकि सबसे बड़ा मसला उनके लिए होना चाहिए खान साहब की रिहाई, तो ये खुद खान साहब की रिहाई को खटाई में डालने के मुतरादिफ है? ये समझा जाए कि मौजूदा क़यादत, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कहते हैं, चाहती नहीं है कि खान साहब बाहर आए?
अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो नाम लिए उसमें आपने शामा कुरैशी का नाम शामिल कर लिया कि वो पार्टी के थे। वो बिल्कुल अभी तक पार्टी के साथ है लेकिन बेचारे। उनसे सर पूछा 22 तो नहीं माह जाता, कुछ भी उनसे तो कोई 22 माह से मुलाकात जेल में करने है नहीं जी। आता। उनसे पूछा इसलिए नहीं जाता कि उनको उठा के जेल में डाल दिया गया है। इतने शरीफ नफ्स इंसान, पता नहीं अब मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या निजाम चलाया जा रहा है। अगर शाह महमूद कुरैशी भी दहशत गर्द हैं मुल्क के अंदर, तो फिर शायद पूरे 25 करोड़ ही दहशत गर्द होंगे। ऐसे शख्स के ऊपर इतने मंजे हुए सियासतदान, जिसकी बुर्दबारी के ऊपर सब इत्तेफाक करते हैं, उसको दहशतगर्द करार दे दिया गया है। लेकिन जहां तक आप बात करिए ना कि सदात गुल ने यह बयान दिया, अच्छा इसके ऊपर दो राय है और ये मैं मुख्तलिफ राय ये सुनता रहता हूं बार बार। एक राय ये है कि तहरीके इंसाफ को तो इमरान खान की रिहाई के अलावा और कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। और सच्ची बात यह है कि मैं भी टीवी प्रोग्राम्स वगैरह के ऊपर आज से 1.5-2 साल पहले से यही तजवीज दे रहा हूं तहरीके इंसाफ के लीडर्स को कि आपका जो वोटर है, आपका जो वर्कर है, वो सिर्फ आपकी तरफ उसकी नजर एक ही चीज के लिए है कि आप इमरान खान को कैसे लेकर आएंगे। लेकिन एक दूसरी राय भी है और वो राय ये है कि जो इश्यूज, जो टॉपिक जो है वो अवाम की के लिए अहम है, और जाहिर है इस वक्त अवाम के लिए ये भी अहम है, इसमें कोई शक नहीं। अवाम के लिए ये भी अहम है कि इमरान खान जेल में है या जेल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ महंगाई है, बजट कैसा आया, जिस तरीके से उन्होंने जनूबी पंजाब की उन्होंने बात की, क्योंकि वो जनूबी पंजाब से इलेक्शन जीतती है, डेरा गाजी खान से इलेक्शन जीतती हैं, तो इसलिए जो अवाम के सियासी मामलात हैं उसके ऊपर भी साथ साथ पार्टी को आवाज उठानी चाहिए। तो ये दो मुख्तलिफ राय हैं। बिल्कुल सही से सर। और मौजूदा सेटअप आपको लगता है प्रोलॉन्ग होता हुआ आपको नजर आ रहा है, और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात उठाती है और कर भी रही है, सो आपको लगता है गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम है और बजट ऑलमोस्ट पास हो ही जाएगा बहुत ही आसानी से? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए ज़रूरी है। एक तो जाहिर है कि अगर तहरीक इंसाफ होती है तो उनके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, लेकिन जो उस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हालात कर दिए गए हैं, अगर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट गिरता है और तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है वो वोट लेने की, तो पीपल्स पार्टी उस वोट के लिए मुकाबला करना चाहेगी। इसलिए उनको हुकूमत को सपोर्ट भी करना और साथ साथ हुकूमत की मुखालफत में भी नजर आना, वो उनकी एक सियासी जरूरत है। तो वो आप देखते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसे कोई हालात हैं जिसके अंदर पीपल्स पार्टी कोई ऐसा फैसला करेगी जिससे वो ये हुकूमत को गिरा सके। हालांकि वो तो बड़ा आसान है इस वक्त, अगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिल जाएं, ये बजट पास नहीं हो सकता। तो अगर वो ये चाहे करना, अगर वाकई में पीपल्स पार्टी समझती है कि ये बजट जो है वो अवाम दुश्मन बजट है, उसको पास नहीं होना चाहिए, तो उनके पास कोई बहाना नहीं है। उनको तहरीक इंसाफ को साथ मिलाना चाहिए और बजट को पारित करा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं बजट मंजूर होता है या कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल इसमें दरपेश आती है नून लीग को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ अब मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर सियासतदान है नदीम अफजल चंद साहब। बहुत शुक्रिया चंद साहब आपके वक्त का। सर, ईरान इसराइल कशीदगी बढ़ रही है और जैसे जैसे बढ़ रही है मुल्क के अंदर भी एक बहस है कि पाकिस्तान को ईरान का खुलकर साथ देना चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ के बाद मौलाना ने भी यही मौक़िफ़ दोहराया। आपके ख्याल में और बतौर पीपल्स पार्टी क्या समझती है इस मसले को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए जी, हम मेरे ख्याल में बिल्कुल हमें साथ देना चाहिए और हमें इस वक्त जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो यही है कि ईरान को हमें तनाज़ ही छोड़ना चाहिए। और जो गजा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर लोग नहीं भूल रहे उस जुल्म को, और बिल्कुल लोगों को हजम ही नहीं हो रहा कि इतने मुसलमानों के इतने बच्चे शहीद हो रहे हैं, इतने हमारे हॉस्पिटल, लोगों को देखे ना, हजारों लाखों की तादाद उनके घरों से फारग कर दिया गया और मासूम बच्चे हजारों की तादाद में, और 50,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। तो और अब जाके दुनिया के हर मुल्क में, इसराइल में क्या, सीरिया में क्या किया, हर मुल्क में, इराक में इससे पहले क्या हुआ, सारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है अब ईरान के ऊपर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें बड़ा प्रॉपर फोरम, यूनाइटेड नेशन हो, OIC हो, हर फोरम के ऊपर हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और हमें साथ देना चाहिए। और हमें अगर कोई मज़ाकरात हो सकते हैं उन मुमालिक में तो उसमें भी अपना रोल अदा करना चाहिए और इस पे बड़े वाक़या हमारी पोजीशन होनी चाहिए।
सर, बिलावल भुट्टो साहब सिफारती मिशन से वापस पहुंच रहे हैं, तो आपके ख्याल में इस वफ्द ने क्या क्या मकासद को अचीव किया? क्योंकि फ़िलहाल कहीं ना कहीं सिंतास अभी खटाई में है, भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आया, बट सबसे ज़्यादा कामयाबी आप क्या एट्रीब्यूट करेंगे बिलावल साहब के इस वफ्द को? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो दुनिया को एक हमारी अफवाज ने जो जमीनी जंग लड़ी, जो फजाइया की जंग लड़ी, और जो पॉलिटिकल लेवल पे जो एक पॉलिटिकल मिशन गया था, ये सफारती मिशन, तो उस पे दुनिया को एक बताना था कि हम पुरअमन मुल्क है, हम अमन चाहते हैं। हम आज भी चाहते हैं कि अमन के जरिए बातचीत हो। और पहलगामा जो उनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो अब वाज़ेह हो गया कि उनका खुद किया धरा था, तो वो सारी चीजें सामने आ गई। हम यही कहते थे कि हमें सबूत दीजिए, हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। हाँ। हम आपकी हर किसी की इंक्वायरी में मदद के लिए तैयार हैं, और हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। हम एग्रेशन की तरफ कभी नहीं गए, हमने हमेशा डिफेंसिव हमेशा रहे हैं, और अपना बेहतरीन तरीके से हमने दिफा किया है। हमने कभी किसी मुल्क में पहल नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जरूरत है वो पूरी दुनिया को, अमेरिका, यूएसए, यूके में और बेल्जियम में, ब्रसल्स में, सारी जगह पे गए, तो वो मेरे ख्याल में हमारा जो सफारती मिशन था, बिलावल साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे उन लोगों को समझाया और दुनिया को हमारी जबान की समझ दिया है। और अब ये हमारे सफारती कोशिशें जो है ये जारी रहनी चाहिए, और हमारे मिशंस को, हमारी चीजों को, और अब बजट भी है, और मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे मुल्क में भी एक इत्तेहाद और अमन की और यकजहती की जरूरत है, और एक नेशनलिज्म की जरूरत है। हमें अपने मुल्क का मफाद पहले रखना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि हमने दुनिया के साथ बैठ के जो बात करनी है उसमें क्या हम सारे लोग ऑन बोर्ड हैं। हम सारी पॉलिटिकल फोर्सेस की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें पाकिस्तान का पहले सोच के दुनिया को एक मैसेज देना चाहिए। और मेरे ख्याल में जब हम खुद इकट्ठे होंगे, हमारी आवाम भी इकट्ठी होगी, हमारी जो दानिशवर तबका है वो भी इकट्ठा होगा, तो हम फिर दुनिया को मैसेज देने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल सही। सर, ट्रंप की जो फील्ड मार्शल से 2 घंटे की मुलाकात हुई, वैसे तो एक सफारती सतह पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी है, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात भी है, लेकिन उस मुलाकात के बाद मुख्तलिफ जावियों से डिस्कशन हो रही है कि कुछ भी लंच फ्री में नहीं मिलता, और स्पेसिफिकली जब ट्रंप की तरफ से आ रहा हो। आपको लगता है कि क्या चाहते हैं ट्रंप? क्या ऐसा तो नहीं है कि मुशर्रफ दौर की तरह मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल में डालना चाहते हैं, और कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी? देखिए जी, नहीं, मुझे तो जब तक चीजें सामने ना आए, मेरे ख्याल में हमें क्या सराइयों पे बात नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे तरीके से अगर बातचीत हुई है, और ये जब गवर्नमेंट लेवल पे जब कोई बयान आएगा या कुछ चीजें सामने आएंगी, तो फिर ही हम इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह हवा में हम कैसे बातें कर सकते हैं? लेकिन हमें अपना मफाद, अपने खित्ते का मफाद, अपना हमें पहले देखना चाहिए। हमें खित्ते में अमन की तरफ जाना चाहिए। हमें किसी दूसरे की जंग में हमें अपने मुल्क को नहीं उसमें घुसना चाहिए। हमने इससे पहले हमने अफगान वार लड़ के देख ली। इससे पहले उस हमें क्या मिला? हमें क्लाशनकोव मिला इल्म की जगह में। हमारा आज भी कबायली इलाकों में आज तक अमन नहीं हो सका, KPK में आज तक अमन नहीं हो सका, बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी, ये सारा किया धरा अफगान वार का। तो मैं समझता हूँ अफगान वार हमारी नहीं थी, हमारे तो अफगान भाई हैं, हमारे तो पख्तून भाई हैं, सारे लोग हम इकट्ठे रहते हैं। हमें तो इंडिया के साथ हमारी जंग होती थी तो यही मुजाहिदीन जाके लड़ते थे हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क का मफाद पहले देखना चाहिए, और हमें बिल्कुल किसी की जंग में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर, इस मुलाकात में सियासी क़यादत की गैर मौजूदगी पर भी काफ़ी बात हो रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में जनरल बाजवा के एक हद से ज़्यादा रोल को ऑब्वियसली आप लोग तनकीद का निशाना बनाते थे, तब उसे 5th जनरेशन कहा जाता था उस मॉडल को। आज ख्वाजा आसिफ इसकी पजीराई कर रहे हैं और इसको हाइब्रिड मॉडल करार दे रहे हैं, और ऑब्वियसली सियासी क़यादत के कम रोल होने की वजह से भी करार दे रहे हैं। आपको लगता है कि मुतज़ाद रवैया नहीं है? पिछले दौर में जो गलत था वो अब सही कैसे हो सकता है? या फिर आपको लगता है जो हो रहा है फिलहाल जिस सिचुएशन में हो रहा है इट्स गुड? लेकिन अब पता चलता है कि क्या हमारे जो आर्मी चीफ गए फील्ड मार्शल वापस आके वो गवर्नमेंट को क्या एतमाद में लेते हैं। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इसकी वजाहत करे। हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, तो पीपल पार्टी इसके ऊपर क्या कमेंट हम कर सकते हैं? हम नहीं इस वक्त कमेंट कर सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत आनी चाहिए। गवर्नमेंट का बयान आएगा या पॉलिसी स्टेटमेंट कोई आएगी तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे।
और लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल सबके लिए एक जैसे ही होता है, किसी दूसरे के लिए मुख्तलिफ नहीं होता। बिल्कुल सही। और आपके ख्याल में अब जो मौजूदा वफाकी बजट आ रहा है उस पर आप हुकूमत का साथ देंगे? वाकई आपको गरीब दोस्त, गरीब नवाज बजट ये लगता है, या फिर ऐसा बजट है जो आवाम की चीखें वाकई निकलवाएगा? देखिए, आवाम तो बेचारी पिस रही है, मौसम की गर्मी हो या बजट की गर्मी हो या हमारे अशराफिया के अयाशियों की गर्मी हो, आवाम तो उसकी कीमत दे रही है। अब देख रहे हैं कि आवाम कब तक कीमत देती है। तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक सरमायादाराना निज़ाम में आवाम को जकड़ दिया गया है और पैसे कमाने वाले पॉलिसी मेकिंग में शामिल हैं। जब ताजर हुक्मरान होंगे या ताजरों की हुक्मरानी में पार्टनर ताजर होंगे, हुक्मरानों की पार्टनरशिप में ताजर होंगे, तो फिर ऐसे ही हालात होंगे जैसे इस आवाम के साथ हो रहे हैं। तो यकीनन मेरे जैसा बंदा तो चीज़ों इस बजट को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन हमारी पार्टी का मौक़िफ़ सोलर के ऊपर हमें मैसेज आया है कि कुछ चीज़ें मानी जा रही हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ चीज़ें मानी जा रही हैं और तनख्वाहदार तबके के ऊपर कुछ चीज़ें मानी जा रही है। अब देखा जाएगा कि पीपल पार्टी की कितनी बातें मानी जाती है, उसके बाद ही हम इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल सही। सर, पंजाब हुकूमत एक कानून लाना चाह रही है और ग़ालिबन इस कानून का नाम है पब्लिक आगाही और तस्सीर इतलात का बिल। यानी कि अगर कोई सहाफ़ी या शहरी अब ये सवाल नहीं कर पाएगा कि अवामी पैसों से कितने करोड़ आपने इश्तिहारी और तशहीरी मवाद पर खर्च किए हैं, आपको लगता है इज़ इट फेयर इनफ कि आपकी तस्वीरें चौक और चौराहों में लगी हों, डब्बों पे लगी हों, ट्रकों पे लगी हों, एंड यू कांट आस्क कि जनाब ये पैसा कहाँ जा रहा है? इस पर भी पीपल्स पार्टी सवाल उठाएगी। ये बहुत गलत रवाज चल पड़ा है कि आप अपने जिंदा लोगों के नामों पे हर प्रोजेक्ट करें गवर्नमेंट के पैसों से। मैं समझता हूँ कि पहले पूरी दुनिया में होता था कि जिसने किसी ने डोनेट किया हो या जिसने किसी ने शहादत दी हो, शहीदों के नाम पे होते थे, लाइक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, ये शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद। ये पहली दफा हुआ है कि हर प्रोजेक्ट के ऊपर मियां साहब का नाम, हर प्रोजेक्ट के ऊपर मरियम बीबी का नाम। तो इसमें पब्लिक में कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहा। जो उनको ये मशवरे दे रहे हैं, ये जो उनकी खुशामदाना एक दरबारी कल्चर होता है उनके पास, तो मेरे ख्याल है वो उनके कोई अच्छे मशीर नहीं है। और जहां तक इस कानून का तल्लक है, तो ऐसे कानून तो ये कौन मानता है? ऐसे ये तो आमराना कानून होते हैं कि आप किसी से पूछ ही ना सकें, आप डिस्कस ही ना कर सकें। ऐसे कानून को मेरे जैसा जमहूरी ज़हन का आदमी तो नहीं मानता, और मैं समझता हूँ अवाम के अंदर भी ऐसे कानून की कोई अहमियत नहीं होगी और अदालतें ऐसे कानून को उठा के बाहर फेंकेंगी। और मेंबरान असम्बली को भी सोचना चाहिए, हर जो हुक्मरान होता है आज के दौर में, जो जमहूरी हुक्मरान है, उसका तो हर चीज पब्लिक के सामने रखनी चाहिए कि ये मेरे खर्चे हैं, ये आपकी कमाई है, ये हम टैक्स ले रहे हैं। हर चीज ओपन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ओपन चीजें नहीं होती, इसका मतलब है कि उसमें कुछ बड़ा ब्लंडर होता है। बिल्कुल सही। और सर, ये कामरान टिसौरी और कादिर शाह साहब का क्या झगड़ा है? वो तो आज सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और गवर्नर हाउस की चाबियां भी साथ ले गए हैं। कुछ ज्यादा सवेर मसला हो गया? मुझे नहीं पता, मैं अपने इलाके में हूँ, मुझे सच्ची बात है पता। बिल्कुल ठीक। सर, एक आखिरी सवाल। बैंकों से गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए 1275 अरब का मुआहदा साइन हो गया और अवैस लगारी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर ये खबर सुनाई, लेकिन जब सामने आई तो जनाब ये खबर ये थी कि बैंकों से असल हुकूमत कर्जा लेगी और ये रकम अरबों रुपए कमाने वाली IPPs को दी जाएगी। सो ये पॉलिसीज किस किस्म की हुकूमती पॉलिसीज हैं और आपको इस पर कोई एतराज़ात है? इससे पहले भी 2013 में जब इसाक डार साहब आए थे तो उन्होंने यकमुश्त 540 अरब के 50 अरब IPPs को पेमेंट की थी और कहा था गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी 540 अरब छोड़ के गई, उसके बाद PTI 1200 अरब छोड़ के गई, अब जाके 3000 अरब से क्रॉस कर गए। तो ये बहुत बड़ा एक रिश्वत है और बहुत बड़ी ज्यादती है। जो लोग गर्दिशी कर्जा, ये बैड गवर्नेंस की वजह से होता है। हमारे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर आज तक किसी सेक्रेटरी का या किसी डिपार्टमेंट के सरबराह का कोई इत्तेसाब हुआ है कि आपके होते हुए ये गर्दिशी कर्जा क्यों बढ़ रहा है? तो आपने उन अफसरों को प्रमोशनें भी दी, मराहत भी दे रहे हैं। तो आप इस मजलूम कौम को लूटने की तैयारी है, मजीद तैयारी हो रही है, आगे भी लूटा जा रहा है, मजीद लूटने की तैयारी हो रही है। इस पे क्या कहा जाए? वो लो ही पढ़ा जा सकता है इसके ऊपर। इस पे
फजाइल तो नहीं बयान किए जा सकते। तो चंद साहब, ऑब्वियसली बिलावल साहब वापस आ रहे हैं तो हतमी तौर पे आप लोग ये फैसला कर लेंगे कि आइदर आप बजट को पास होने आराम से देंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो शायद सोच रही है कि शायद आप उनका साथ दें बजट के खिलाफ। देखिए जी, हमारी जो पार्लिमानी पार्टी पे डिपेंड करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के एमएलए है, अब वो बेहतर राय दे सकते हैं इसके ऊपर कि बजट पास हो। उन्होंने रिमार्क जो हमने तो जो पब्लिक का फीडबैक था, जो पब्लिक का सेंटिमेंट था, वो सच्ची बात है, आपने पार्लियामेंटेरियन को भी अपनी क्यादत को पहुंचा दिया, लेकिन अब बाज़ाब्ता मीटिंग होगी तो उसमें डिटेल डिस्कशन होगी, तो फिर ही मैं इसको कोई आपको वाज़ेह जवाब दे सकता हूँ। मैं इसके ऊपर आपको ये इस वक्त कहने से कासर हूँ कि बाद हम पास करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये इस वक्त मैं आपको क्लियर जवाब दे दूँ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं आने वाले दिनों में ये बजट पास होता है या कुछ मुश्किलात में इजाफा होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगी इंटरनेशनल अमूर पर माहिर हैं, सीनियर एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं नसीम ज़ारा साहिबा। बहुत शुक्रिया नसीम साहिबा आपके वक्त का। आपसे बहुत गहरी नज़र है आपके इंटरनेशनल मामलात पर। ट्रंप पहले बबांगे दौहल कहा करते थे कि जनाब ईरान अपना कुछ फ़ैसला कर ले, लेकिन अब उनकी तर्जुमान ये कह रही है कि 2 हफ्ते लगेंगे उन्हें कोई वाज़ेह इस हवाले से पॉलिसी देते हुए। आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें फील हो गया है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदेगा तो उसका नुकसान होगा, या कुछ स्ट्रैटेजी और हो सकती है अमेरिका की? जी, मेरा ख्याल है कि ये हमें याद रखना चाहिए कि जो ट्रंप है वो और अमेरिका जो है बिलखुसूस, वो जाहिर है एक टोटल सपोर्ट है इजराइल के लिए, और एक प्रैक्टिकल सपोर्ट भी है, क्योंकि जहाँ तक असले का ताल्लुक है, वेपन्स का ताल्लुक है, मिसाइल्स की इंटरसेप्शन का ताल्लुक है, इंटरसेप्ट करने का, वो तमाम के तमाम जो है और रीफ्यूलिंग है, तो अमेरिकन फैसिलिटीज इस्तेमाल हो रही हैं, अमेरिकन वेपन सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। और अभी भी कुछ ही देर पहले जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ी क्लियरली उनके जो हैं मंदूबीन, उन्होंने ये कहा कि जी हम इसको जो इजराइल है उसको हर सूरत सपोर्ट करते हैं, वी विल स्टैंड बाय इजराइल। वहाँ उन्होंने एक झूठ बोला भी कि हमें नहीं पता था पहले से, क्योंकि बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि इजराइल टोल्ड अस अबाउट इट बिफोर गोइंग फॉर द अटैक। उनके मार्क रूबियो ने कहा कि हमें नहीं पता था, और अब बात क्लियर हो गई है सामने के कैंप डेविड जो था वहाँ मीटिंग हुई, और ये पता था इनको डिटेल में कि क्या होने जा रहा है। सो ये आपने सही पूछा कि क्या कोई और स्ट्रैटेजी है। हमें ये लगता है कि देखिए इस वक्त चाहे ईयू है, चाहे रशिया है, चाहे चाइना है, और इनफैक्ट चाइना ने भी एक सेट ऑफ प्रपोजल्स दिए कि भाई फौरी तौर पे बंद किया जाए, डायलॉग शुरू किया जाए और सिविलियंस की जिंदगी को प्रोटेक्ट किया जाए। और जो ईयू के लोग हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, जर्मनी का तो आपको मालूम है कि जर्मन चांसलर ने तो बड़ी क्लियरली कहा कि वी आर वेरी प्लीज्ड दैट इजराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर अस। सो मतलब ये तो हाल है उनका, जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जी डिप्लोमेसी आगे बढ़े, बट नेवरदलेस जो भी इस वक्त बात करें डिप्लोमेसी की, मेरा ख्याल है कि उसको सराहना चाहिए, बिकॉज़ नोबडी वांट्स दिस वॉर टू कंटिन्यू। और ईयू ने इन्होंने भी बात कर दी, प्रपोज कर दिए। सो डोनाल्ड ट्रंप का जो आया पैगाम, जो उन्होंने कहलवाया थ्रू द स्पोक्सपर्सन ऑफ द व्हाइट हाउस, उन्होंने ये कहा कि जी बहुत डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और साथ ये भी कहा कि इट मे और मे नॉट एंड अप इन सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, बट आई एम विलिंग टू गिव इट अ चांस। ये भी याद रखें कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उसमें ये जो उनकी अपनी है पॉलिटिकल बेस, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग है कि अगर आपने अमेरिका के लोगों को, फौज को ले गए, इसमें अमेरिका को ले गए, तो फिर से हमारे लोग मारे जाएंगे। और 15-20 साल की हारी हुई जंग जो थी अफगानिस्तान में, उसके बाद उनमें दे डोंट हैव द स्टमक फॉर समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद यकीनी तौर पे देखिए, इन्होंने 1.5 घंटे की मीटिंग की विद पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो जाहिर है, और खुद भी कहा कि इन्होंने ईरान के बारे में मुझसे बात की है, पाकिस्तान नोज ईरान मोर बेटर देन एनी अदर कंट्री। तो जाहिर है हर तरफ से जो इनपुट आया है, चाइना कैटेगोरिकली कह रहा है, रशिया कह रहा है, और ये भी डर है कि भाई
ये जो जंग अगर आप घुस जाए इसमें, तो ये तो नहीं कि खाली आप B-52 बॉम्बर से आप 30,000 पाउंड का बॉम्ब गिराएंगे। ये भी है सवाल कि क्या if you are going to get into this on the side of Israel, तो इसराइल तो चाह रहे कि रिजीम चेंज हो। सो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो मैम आज कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब खुल के ईरान की मदद करें, मौलाना ने भी फरमा दिया। सो आपकी नज़र में हम किस तरीके से खुल के उनकी मदद कर सकते हैं, और इंस्टेंटली अगर ईरान आगे हमसे अस्करी कुव्वत मांगता है या मदद मांगता है, तो आर वी इन द पोजीशन टू गिव दैट, या हम अमरीकी कैंप में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है हम हरगिज अमरीकी कैंप में नहीं है। अगर ये यहाँ ईरान का पार्लियामान which was led by the president of Iran, अगर वो तशक्कुर, और आज नहीं ये 3 रोज पहले हुआ, तशक्कुर पाकिस्तान का पार्लियामान नारे लगाता है, तो फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम किसके कैंप में है। पाकिस्तान ने एक बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन ली है, और पाकिस्तान ने उस ईरान के हक में प्रिंसिपल पोजीशन ली है, जबकि उनकी ईरान की पॉलिसीज काफी ऐसी हैं जिस पर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमने सही काम किया, प्रिंसिपल हमने पोजीशन ली, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मुतअद्दिद मर्तबा उन्होंने अपने अपने हम मनसब से बात की है। सो पाकिस्तान, अगर मैं ये कह दूं कि इन द फुटस्टेप्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त मुश्किल वक्त में एक बड़ी प्रिंसिपल पॉलिसी लेके आगे चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त होगी कहना। और मेरा ख्याल है कि जो फील्ड मार्शल गए हैं जहां उन्होंने बात की है, उन्होंने पॉलिसी की हटके तो बात नहीं की होगी, वही बात की है जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी है। अब जी अलबत्ता ये जरूर है कि अगर आप इंडिया को देखें जहां उन्होंने उनको हजम नहीं हो रही ये चीजें, और मतलब आई थिंक वो तो उनकी इतनी फेल्ड पूरी एक पॉलिसी रही है पिछले, आप देखें 2-1 महीने में, तो वो अब वहां से आप उनके चैनल्स को देखें, झूठ पर झूठ के जी पाकिस्तान को ये ऑफर हुआ है, पाकिस्तान ने ये कहा, वो छोड़ें। जो मुस्तनद बात है, जो आप देख रही हैं, मैं देख रही हूँ, और जो ईरान तो नहीं ना किसी कैंप में, ईरान जिसकी अपनी देयर लाइफ इज एट स्टेक राइट नाउ, द सर्वाइवल इज एट स्टेक, वो इतने खुलेआम कह रहे हैं कि तशक्कुर पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तानी खुद तो समझे कि हम कितना एक काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैम, ये जो मुलाकात का जिक्र जो आप भी कर रही हैं, आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है जो ट्रंप से, इस पे भारत में सफ़े मातम तो बिछी हुई है, लेकिन एक और प्रोपेगेंडा जो भारत में भी हो रहा है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी मुठभेड़ें हैं जो ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि जनाब हमारी सियासी क़यादत इस मुलाकात में मौजूद नहीं थी और उसे होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं ये हमारी हुकूमत की नाकामी है। इस पहलू को आप किस तरीके से देखती हैं? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि ये बात ये है कि शायद लोग भूल गए हैं कि 2010 में या 11 में 10 में मेरा ख्याल है तालिबान के जनरल कयानी जो थे उस वक्त के आर्मी चीफ, वो अमेरिका गए थे। वो उनके पास 10-12 सफ़े का एक था डॉक्यूमेंट ऑन पाकिस्तान के अफगानिस्तान की पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी सही होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए पॉलिसी। और जब वो वहां गए थे तो ये ओबामा उस वक्त प्रेसिडेंट थे, ही मेट हिम, सो कॉल्ड ड्रॉप बाय कॉल थी और 20-25 मिनट जारी रही। और इसमें तो ये जो पाकिस्तान के अंदर की पावर और सियासत से रिलेटेड रियलिटीज हैं जिसमें यकीनी तौर पे जिस पर बहुत से सवाल उठ सकते हैं, उसमें ये किस किस का रोल रहा है, सियासतदानों का भी, फौज का भी, वो सब सामने है। तो मैं इस बात पर नहीं जाना चाहती इस वक्त इकरा, बिकॉज ये देखिए बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन इस बात को कोई डाउट नहीं कर सकता कि द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस फॉर व्हाट इट इज देयर, जो उनका प्रिंसिपल काम है उसमें उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिलीवर किया है जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है। और अगर इस वक्त पाकिस्तान का जो रोल है काउंटर टेररिज्म का, और पाकिस्तान की जो एक अपनी पोजीशन पाकिस्तान की बनी है आफ्टर डिफीटिंग इंडिया, मैं ये नहीं कहती कि ये काफी है, बहुत काम है पाकिस्तान को गवर्नेंस के, इकोनॉमी के, लेकिन जो पाकिस्तान ने अचीव किया है
उसको एक्सेप्ट करें। ये डिबेट, ये इस मौके की डिबेट तो नहीं है, हम सारा वक्त डिबेट करते हैं आर्मी का क्या रोल है, क्या होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो और आर्मी को पॉलिटिक्स में लाना, चाहे इमरान खान साहब है, चाहे ये पार्टी है, चाहे वो पार्टी है, वो तो सब आपके सामने है। बिल्कुल सही। और दैट्स अनदर डिबेट। बहुत शुक्रिया मैडम नसीम ज़हरा साहिबा मेरे साथ मौजूद, वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। और होना यही चाहिए जनाब, पाकिस्तान इस वक्त सिफारती महाज पर सबसे आगे भी है, सबसे स्ट्रॉन्ग भी है, और इसीलिए भारत को ये हजम नहीं हो रहा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।